और वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस मर्डर बाय नंबर्स। ये फिल्म एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। बारबर्ट स्कॉडर ने इसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस करने का काम किया था। सैंड्रा बुलक, बेन चैपलिन, रयान गोसलिंग की अदाकारी से सजी इस फिल्म को 2002 के केन्स फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। ये कहानी 1924 शिकागो में हुए लियोपोल्ड और लोएब के वास्तविक घटना से प्रेरित है। उस समय दो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स लियोपोल्ड और लोएब ने बड़े होकर एक क्राइम को अंजाम दिया था। उस समय ये केस काफ़ी चर्चित रहा था अमेरिका में। बाद में रयान गोसलिंग जैसे एक्टर को लेकर इस फिल्म को बनाने का काम किया गया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 6.2 जो कि काफ़ी अच्छी है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी रिचर्ड और जस्टिन की है। दोनों स्कूल टाइम से साथ हैं। रिचर्ड एक अमीर घराने का आकर्षक व्यक्तित्व वाला लड़का है, जबकि जस्टिन इंट्रोवर्ट है, पर वो बहुत ब्रिलियंट है। कहते हैं कि स्कूल टाइम की संगत ही आगे के जीवन में काम आती है। कुछ ऐसा ही हुआ जस्टिन के साथ। उसे संगत लगी रिचर्ड की, जिसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं, ज़िंदगी को धुएं में उड़ाता जा रहा है। उसे एक्साइटमेंट के लिए कुछ चाहिए, इसलिए उसने अब मर्डर करने का प्लान बनाया है। उसने ये बात जस्टिन से कही। जस्टिन की अपनी कोई सोच नहीं है, वो रिचर्ड की बातों से प्रभावित होकर वही करता है जो वो कहता है। अब दोनों ने मिलकर परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने का प्लान किया है। इन दोनों ने एक महिला को अगवा किया, उसका गला दबाकर उसे मारा, और इसमें अब वो फ्रेम करेंगे इस बिल्डिंग के डोर कीपर रेमंड को। जब ये मर्डर हो गया तब पुलिस तक ये बात पहुंचनी थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया है डिटेक्टिव केसी और उसके नए पार्टनर सैम को। केसी का यह रिकॉर्ड रहा है कि अपने हर पार्टनर के साथ उसका शारीरिक संबंध ज़रूर बनता है। इस बार उसने सैम के साथ भी ऐसा ही किया, पर वो किसी को अपने चेस्ट का हिस्सा नहीं दिखाती। इसके पीछे की क्या कहानी है वो किसी से बताना नहीं चाहती। क्राइम सीन पर रिचर्ड के फुटप्रिंट्स हैं, पर यहाँ पर किसी ने वॉमिटिंग भी की है। इसका DNA टेस्ट किया गया और वो निकला जस्टिन का। अब केसी और सैम को ये दोनों ही किलर लग रहे हैं। ये दोनों पहुँचे पहले तो रिचर्ड के पास। रिचर्ड ने कहा, मैं तो क्राइम सीन पर था ही नहीं और मैं किसी जस्टिन को नहीं जानता। अब केसी जस्टिन से मिलने गई तब उसका भी कुछ ऐसा ही बयान था। उसने भी क्राइम सीन पर मौजूद होने की बात को नकार दिया और रिचर्ड से जान पहचान होने की बात को भी नकार दिया, जैसा कि रिचर्ड ने उसे सिखाया था। पर केसी को पूरा भरोसा है कि रिचर्ड ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, जबकि उसने जस्टिन को बहलाया फुसलाया है। पर यह थ्योरी बस केसी की है। सैम भी इन दोनों से मिल चुका है, रिचर्ड से भी और जस्टिन से भी। दोनों ने जिस तरह से बयान दिया और अपने कहीं और होने की बात कही, ऐसे में खूनी कोई और है। और वहाँ पर जो सबूत मिले हैं उसे तो यही लग रहा है कि खूनी रेमंड है। यही बात पुलिस डिपार्टमेंट भी मानता है। केसी के बॉस रॉड का भी यही मानना है। मतलब अब केसी अकेली खड़ी है अपने इस केस के साथ। इतना भी कम नहीं था कि रिचर्ड के पेरेंट्स, जो कि इस एरिया में बड़ा रुतबा रखते हैं, उन्होंने प्रेशर डालकर रॉड को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। अब मजबूरन रॉड ने भी केसी को इस केस से हटा दिया। जो सबूत मौका वारदात पर मिले हैं वो रेमंड की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए सैम भी रेमंड को सस्पेक्ट मानकर इस केस में आगे बढ़ रहा है। पर इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब रेमंड की भी डेड बॉडी मिली है और इस कत्लेआम को भी रिचर्ड ने ही अंजाम दिया है, पर ऐसे दिया है कि ये सुसाइड लगे। यानी उस महिला के मर्डर का केस तो सॉल्व हो गया, क्योंकि रेमंड जो कि सैम और पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से मर्डरर था, जब वो ही नहीं रहा तब ये केस का बंद होना तय है। पर अब सैम को भी दाल में कुछ काला लग रहा है, लिहाजा वो मिला किसी से। उसने कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि तुम सही हो। रिचर्ड ही वो शख्स है जिसे मैं टारगेट रख के इस केस में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ जब दोनों मिले तब दोनों हम बिस्तर हुए और इसके बाद इस केस पर बिना डिपार्टमेंट को बताए आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी ऑफिशियली तो नहीं, पर अनऑफिशियली अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। केसी किस डिपार्टमेंट में चलती है, उसे भरोसा है कि वो रॉड को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेगी। इधर जस्टिन को अपनी क्लासमेट लीजा दिखी है। वो सालों से उसे पसंद करता है, पर कभी उसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं हुई। फाइनली उसने हिम्मत दिखा के उसे डेट पर जाने के लिए पूछ ही लिया। ये बात रिचर्ड को पसंद नहीं आई। उसे पहली बार जस्टिन से ईर्ष्या हुई। वो हमेशा उसे मैनिपुलेट कर लेता है, पर यह बात उसे पसंद नहीं आई। उसका पहले लीजा से रिश्ता था। रिचर्ड ने लीजा और अपने लव मेकिंग की वीडियो बनाकर पहले से ही रखी थी। उसे उसने जस्टिन को दिखाया। जस्टिन ये वीडियो देखकर बड़ा गुस्सा हुआ, पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि सैम अभी भी उन पर नज़र रख रहा है। इन सब में केसी को अभी भी अपने एक्स हस्बैंड कार्ल हडसन से फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। दरअसल केसी का अपने पति के साथ रिश्ता अच्छा कभी नहीं रहा। दोनों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। एक दिन गुस्से में उसने केसी के छाती में 17 बार स्टैब किया। इस जुर्म में वो जेल की सज़ा काट रहा है। उसकी पेरोल की हियरिंग के दिन नज़दीक आ रहे हैं। वो चाहता है कि केसी उसकी तरफ से गवाही दे। केसी ने ये सारी बातें सैम से कही।
उसने कहा, जब कार्ल ने मेरे साथ ये सब किया तब मैं समाज में अपने आप को विक्टिमाइज नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी को ज्वाइन कर लिया। पर जब भी मुझे ख्याल आता है कि मुझे कार्ल की शक्ल फिर से देखनी पड़ेगी तो मैं अंदर से दहल जाती हूँ। मैं अपने जीवन में कभी भी उसे फिर से नहीं देखना चाहती। और एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। सैम उसकी बातों को बड़े गौर से सुन रहा था। उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या? किसी ने कहा, जब भी मैं रिचर्ड को देखती हूँ तो न जाने क्यों मुझे कार्ल याद आ जाता है। वो भी कार्ल की तरह दो दो मुखौटे रखता है। मैं हर हाल में रिचर्ड को सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? सैम ने इसके लिए हामी भर दी। अब ये केस केसी के लिए सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उसका ऑब्सेशन बन चुका है। इसके बाद बारी थी रॉड को मनाने की। रॉड ने कहा, मुझ पर पहले से ही प्रेशर है, मैं तुम दोनों को इस केस में आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। केसी उसके सामने बच्चों की तरह जिद करने लगी। मजबूरन रॉड को मानना ही पड़ा। बस फिर क्या था, सैम और केसी ने रिचर्ड और जस्टिन को पुलिस स्टेशन बुलवाया। यहाँ दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू हुई। केसी ने जस्टिन से कई तरह के सवाल किए, मसलन क्या रिचर्ड तुम्हें मारता है, क्या वो तुम्हें किसी बात के लिए ब्लैकमेल करके ये सब तो नहीं कर रहा। पर जस्टिन ने अपना मुंह नहीं खोला। इधर रिचर्ड से भी सैम ने कई सवाल किए। उसे उकसाया और कहा, जस्टिन ने मुंह खोल दिया है, तुम्हारे सारे क्राइम्स को उसने हमें बता दिया है, अब तुम जेल जाने से नहीं बच पाओगे। पर रिचर्ड अच्छी तरह जानता है कि पुलिस वाले किस तरह से झूठ बोलते हैं। उसने सैम के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मजबूरन दोनों को छोड़ना ही पड़ा। मतलब इतनी मेहनत बेकार गई, कुछ भी हाथ नहीं लगा। केसी अब अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों मास्टरमाइंड किस तरह क्राइम को अंजाम देते होंगे। कैसे उन्होंने एक लड़की को पकड़ा होगा, उसे मारा होगा और फिर रेमंड को फ्रेम किया होगा। किस तरह ये दोनों फिजिकल एविडेंस से छेड़छाड़ करते होंगे, पर उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा। अब जस्टिन और रिचर्ड को भी डर लगने लगा है कि केसी उन तक कैसे भी पहुंच ही जाएगी। इधर जस्टिन से लीजा मिली। उसने कहा, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। रिचर्ड से मेरा रिश्ता पहले था, पर अब मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ। रिचर्ड, मेरी गलती थी, क्या अब हम एक साथ नहीं हो सकते? जस्टिन बहुत कम बोलता है, फिर भी उसने दबे शब्दों में कहा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं रिचर्ड से डरता हूँ। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें भी मार देगा। लीजा ने उसका डर कम करने की कोशिश की। इतने में रिचर्ड का फ़ोन आया जस्टिन के पास। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम लीजा के साथ हो। जस्टिन ने कुछ कहा नहीं, पर रिचर्ड ने कहना जारी रखा, चुपचाप मेरे बताए पते पर पहुँच जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लीजा ने जस्टिन को रोकने की कई कोशिशें की, पर इस समय रिचर्ड का डर जस्टिन पर इतना ज़्यादा हावी है कि वो लीजा को छोड़कर रिचर्ड से मिलने उसके बताए पते पर पहुंच ही गया। रिचर्ड ने कुछ अलग सोचा हुआ है, पर क्या उसका प्लान कामयाब हो पाएगा? उसने एक सुनसान जगह पर एक घर देखा है और यहीं पर जस्टिन को बुलाया है। जब जस्टिन यहाँ पहुंचा तब रिचर्ड ने एक गन उसे थमा दिया और उसे बिठा दिया। उसके सामने मुंह करके वो भी बैठ गया, एक और गन लिए। यहाँ दोनों ने म्यूचुअल सुसाइड करने का प्लान किया है। रिचर्ड 3 तक गिनेगा और 3 पर दोनों अपने आप को गोली मार लेंगे। इधर केसी पहुंची लीजा के पास। लीजा ने उसे सारी कहानी बयां कर दी। अब वो तेजी से उस घर की तरफ जा रही है। इधर 3 काउंट पर जस्टिन ने खुद को गोली मारने के बजाय हवा में गोली चला दी, जबकि रिचर्ड की गन खाली थी। यानी रिचर्ड जस्टिन को बेवकूफ़ बनाकर उसे मारना चाहता था। पहली बार जस्टिन ने रिचर्ड की बात नहीं मानने की हिम्मत दिखाई और उसकी जान बच गई। अब जस्टिन समझ चुका है कि रिचर्ड उसे भी मारना चाहता था और अपने आप को बचाना चाहता था, इसलिए उसने ये सुसाइड प्लान किया था। गुस्से में उसने गन रिचर्ड पर ही तान दिया। वो उसे मारने ही वाला था कि इतने में केसी यहाँ पहुँच गई। रिचर्ड ने बड़ी तेजी से जस्टिन की गन छीन ली और केसी पर तान दिया। उसने गोली चलाई तो ज़रूर, पर किसी को लगी नहीं, उल्टा ये गोली जस्टिन को लग गई। जस्टिन इस समय घायल अवस्था में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। केसी ने उसे संभाला और कहा, तुम्हारी रक्षा के लिए मेरी टीम आने ही वाली है, अभी मुझे रिचर्ड को पकड़ना है, नहीं तो वो भाग जाएगा। इसके बाद रिचर्ड यहाँ से भागने लगा। यहाँ बालकनी से नीचे गिरने पर मौत तय है। दोनों में हाथापाई हुई और इन समय बालकनी की लकड़ियाँ टूट कर गिरने लगी। रिचर्ड नीचे गिर पड़ा और अपनी जान गंवा बैठा, पर केसी भी टूटे हुए बालकनी का एक हिस्सा पकड़े लटकी हुई है। वो हेल्प के लिए चिल्ला रही है। जैसे तैसे जस्टिन यहाँ पहुँचा। उसने एक रॉड से उसे सहारा दिया, जिसे पकड़कर केसी ऊपर आ गई। ऊपर आने में जस्टिन ने उसकी हेल्प की। अपनी जान बचाने का शुक्रिया कहते हुए केसी ने कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस केस में बचा लूँगी। ये साबित कर दूंगी कि तुम बहुत छोटे थे और रिचर्ड ने तुम्हें मैनिपुलेट किया था, तुम बच जाओगे। जस्टिन भी अब काफ़ी खुश है कि उसे कुछ नहीं होगा। इतने में केसी ने अपने गले पर एक निशान देखा है, जो कि रिचर्ड से हाथापाई के दौरान उसकी अंगूठी से बने हैं। केसी को याद आया कि ये निशान बिल्कुल भी उस निशान से मैच नहीं करते जो कि उस लड़की के गले पर मिले थे, जबकि उसकी हत्या तो गला दबाकर ही हुई थी। उसने जस्टिन के हाथों की उंगलियों को देखा, इस हाथ में भी अंगूठी है। बहुत चांसेस हैं कि शायद इसी अंगूठी के निशान उस लड़की के गले पर मिले हों।
यानी उस लड़की की गला दबाकर हत्या रिचर्ड ने नहीं बल्कि जस्टिन ने की थी। उसने जस्टिन से सच पूछा। जस्टिन इस समय डर गया था। उसने बताया, यह सच है कि मैंने उस लड़की का गला दबाकर उसे मारा था। रिचर्ड ने मुझे चैलेंज किया था और उसे इस शर्त में हराने के लिए मैंने अपने हाथों से उस लड़की का गला दबाया था। यह सुनते ही केसी को गुस्सा आया और उसने जस्टिन को अरेस्ट करवा दिया। जस्टिन गिड़गिड़ाने लगा और कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, प्लीज़ मुझे बचा लो। पर केसी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने उसे अरेस्ट होने दिया। अब केसी उस डर से उबर चुकी है जो उसे काल से लगा था। इसकी वजह उसने रिचर्ड, जो कि उसे काल की याद दिलाता है, उसे अपने हाथों से लड़ते हुए मार गिराया है। फिल्म के एंड सीन में हम देखते हैं कि केसी बड़े आत्मविश्वास से काल के पेरोल के हेयरिंग में जा रही है और इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।